आज का पहला प्रश्न है, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है कहलाता है। प्राथमिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र या उपयुक्त सभी। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां प्राकृतिक संसाधनों को उत्पादन के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के प्राकृतिक क्षेत्रों का लेखांकन किया जाता है, तो यह क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र या प्राकृतिक क्षेत्र कहलाता है। यहां पर जो आप देख रहे हैं कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, तो ये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र भी जो है एक तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन भी है। तो कभी कभी प्राथमिक या प्राकृतिक क्षेत्र को कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की संज्ञा भी दे दी जाती है। तो यहां पर आपका आंसर होगा पहले का डी, यानी उपयुक्त सभी। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में सुमेलित हैं द्वितीयक क्षेत्र, यातायात, तृतीयक क्षेत्र, ऑटोमोबाइल, चतुर्थक क्षेत्र, तकनीकी कौशल। देखिए, द्वितीयक क्षेत्र की बात करें तो अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो प्राथमिक क्षेत्र के उत्पादों को अपनी गतिविधियों में कच्चे माल की तरह इस्तेमाल करता है, तो ऐसे उद्योग को द्वितीयक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जैसे लोहा इस्पात उद्योग हो गया, ऑटोमोबाइल उद्योग हो गया, या अन्य प्रकार के जो प्रसंस्करण उद्योग हैं जैसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योग हो गया, तो ये सभी द्वितीयक क्षेत्र के उद्योग हैं। तो यहाँ पर आपका पहला वाला युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब वहीं बात करें तृतीयक क्षेत्र की, तो देखिए तृतीयक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। और इस सेक्टर में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के द्वारा अमूर्त वस्तुएं प्रदान की जाती हैं, अर्थात सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अमूर्त का मतलब जो मूर्त रूप में ना हो, तो सेवाएं जो होती हैं वो दिखाई नहीं देती हैं बल्कि अमूर्त रूप में होती हैं। तो इसमें यातायात आ जाता है, वित्तीय सेवाएं आ जाती हैं, प्रबंधन सलाह आ जाती है, सूचना प्रौद्योगिकी आ जाती है। तो तृतीयक क्षेत्र में आपका यातायात आ जाता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला ये भी गलत है। चतुर्थक क्षेत्र की बात करें तो चतुर्थक क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र का एक उन्नत रूप है, क्योंकि इसमें ज्ञान क्षेत्र से संबंधित सेवाएं शामिल की जाती हैं। चतुर्थक क्षेत्र से संबंधित सेवाओं में विशेषीकृत ज्ञान, तकनीकी कौशल या प्रबंधकीय कौशल या विशेषणात्मक समझ का प्रयोग किया जाता है। तो यहां पर आपका तीसरा वाला कथन बिल्कुल सही है, इसमें विशिष्ट तकनीकी कौशल आ जाता है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा सेकंड का सी, केवल थर्ड। तीसरा प्रश्न है आपका, सूचना प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाता है? द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया था, सूचना प्रौद्योगिकी क्या है? एक सेवा है, और इसी वजह से इसको तृतीयक क्षेत्र में रखा गया है। तो यहां पर आपका सही आंसर है तीसरे का बी वाला। चौथा प्रश्न है आपका, गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है द्वितीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र, पंचम क्षेत्र। देखिए, पंचम क्षेत्र उच्च किस्म की सेवाओं से संबंधित है, और इस क्षेत्र में गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स को शामिल किया जाता है जो अपने अपने क्षेत्र के उच्च विशेषज्ञ होते हैं। ये अपने से संबंधित क्षेत्रों में नीति निर्माण, निर्णय निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे किसी कंपनी का सीईओ हुआ, तो ये कुछ लोग जो हैं ये गोल्ड कॉलर प्रोफेशनल्स बोले जाते हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर है चौथे का डी वाला। अच्छा, आपको बताना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है और गूगल जो कंपनी है, इन दोनों के सीईओ कौन है, ये आप कमेंट में बताएंगे। पांचवा प्रश्न है आपका, द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक हैं एडम स्मिथ, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल कांट, जेएस मिल। देखिए, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की जो विचारधारा है ये एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस में प्रस्तुत की गई है। तो ये एडम स्मिथ जो है पूंजीवादी विचारधारा के समर्थक हैं, तो यह इन्हीं की पुस्तक है। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा पांचवें का ए वाला, यानी द वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक जो है 1776 में उन्होंने प्रस्तुत की है, और ये एडम स्मिथ की लिखी हुई पुस्तक है। छठवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है? पहला है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को वस्तुओं एवं सेवाओं का समान वितरण किया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार कार्य एवं प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल दिया जाता है। देखिए, इस प्रश्न को देखकर आपको जो आपकी रमेश सिंह वाली बुक है उसका चैप्टर 1 याद आ गया होगा। चैप्टर 1 मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से तैयार करवाया है, और समाजवादी और साम्यवादी में बहुत अच्छा डिफरेंस भी बताया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा हो तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं, पहले नंबर का ही वीडियो है। तो देखिए, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है, तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों को
वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाता है, यानी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, जैसा कि रसिया में हुआ था 1920 के दशक में। रसिया में ये हुआ था कि वहां पर सभी की सामूहिक जमीन होती थी, सभी लोग समता रोटी खाएंगे, एक जैसे खेतों को ही बोएंगे, एक जैसे कपड़े पहनेंगे। तो ये समाजवादी विचारधारा थी। तो साम्यवादी नहीं है, ये समाजवादी विचारधारा का लक्षण है। समाजवादी विचारधारा में इसमें सभी नागरिकों को वस्तुओं और सेवाओं का समान वितरण किया जाता है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है रसिया, यानी ये समाजवादी जो मॉडल है रसिया में अपनाया गया था। वहीं साम्यवादी जो अर्थव्यवस्था है ये थोड़ा इससे उन्नत किस्म की है। इसमें क्या होता है, साम्यवादी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति से उसकी क्षमता के अनुसार एवं प्रत्येक को उसकी आवश्यकता अनुसार प्रतिफल दिया जाता है, यानी जैसी जिसमें योग्यता है उसी के अनुसार उसको काम दिया जाता है और उसी के अनुसार उसे प्रतिफल दिया जाता है। इससे थोड़ा उन्नत किस्म की अर्थव्यवस्था हो जाती है ये। तो साम्यवादी अर्थव्यवस्था का मॉडल आपको चीन में देखने को मिलेगा। चाइना ने इसी मॉडल को अपनाकर अपने देश का विकास किया है। तो यहां पर आपका एक और दो दोनों ही गलत हैं, क्योंकि दोनों में जो विशेषताएं लिखी हुई हैं, पहले वाले में समाजवादी की विशेषताएं लिखी हुई हैं, दूसरे वाले में साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं लिखी हुई हैं। इसी वजह से दोनों ये गलत हैं। तो यहां पर आपका सही आंसर होगा छठे का डी, ना तो एक सही है और ना ही दूसरा। सातवां प्रश्न है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर पूर्ण रूप से बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है। राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। देखिए, मिश्रित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं पर सामान्यतः बाजारी शक्तियों का नियंत्रण होता है, लेकिन सरकार द्वारा विनियामक की भूमिका का निर्वहन किया जाता है। जैसे आपको याद होगा, कोरोना पैंडेमिक के दौरान कुछ दुकानदारों ने जमाखोरी की थी, तो सरकार ने अपने अधिकारी तैनात करके उन पर कार्रवाई भी करवाई थी। जैसे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो मूलभूत आवश्यकता वाली चीजें हैं, जैसे चावल है, दाल है, आटा है, इनको भंडार कर रखे थे, इनका भंडार करने लगे थे और लोगों से कहने लगे थे कि ये आ ही नहीं रहे, मार्केट में इनकी किल्लत हो रही है, और उन्हें औने पौने दाम में बेच रहे थे। यानी जो प्रचलित रेट है आटे का, उसके डबल प्राइस में उन्हें बेच रहे थे। तो ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई करवाई। तो ये चीज होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, यानी कि बाकी सब मार्केट तय कर रहा है, लेकिन हाँ, कोई किसी मूलभूत आवश्यकता वाली चीज पर हद से ज्यादा प्राइस वसूल रहा है तो सरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करती है। तो ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। यानी मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पूर्ण रूप से बाजारी शक्तियों पर निर्भर नहीं होती है, बल्कि सामान्यतः होती है। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन गलत हो जाएगा। यहां पर आपका सेकंड वाला कथन बिल्कुल सही है। देखिए, राज्य अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं अर्थात उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय पर सरकार अथवा किसी केंद्रीय संस्था का नियंत्रण होता है। तो यहां पर आपका सेकंड वाला कथन ये सही है। अब देखिए, यहां पर पहले वाले कथन में जो विशेषता बताई गई है, ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता बताई गई है, ना कि मिश्रित की। तो यहां पर आपका केवल सेकंड वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है सातवें का बी, केवल सेकंड। आठवां प्रश्न है आपका, संगठित सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इस सेक्टर में सारी गतिविधियां एक सिस्टम से होती हैं और जहां कानून का पालन होता है। इस सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं होती है। संगठित सेक्टर की बात करें तो जिस सेक्टर में सारी गतिविधियां एक सिस्टम से होती हैं और जहां कानून का पालन होता है, उसे संगठित सेक्टर कहते हैं। देखिए, संगठित सेक्टर के एग्जाम्पल में आपकी भारत की जो बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियां हैं, टाटा ग्रुप है, अडानी ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है, तो इन ग्रुपों की जो कंपनियां हैं वो सभी संगठित सेक्टर की कंपनियां हैं। यहाँ पर किसी भी कर्मचारी की जो नियुक्ति की जाती है वो पूरी तरह से कानूनों का पालन करके, कानूनी प्रावधान जो है उनका पालन करके ही नियुक्ति की जाती है। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन जो है बिल्कुल सही है। देखिए, संगठित सेक्टर में श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा होती है, जबकि यहाँ लिखा हुआ नहीं होती है, तो सेकंड वाला गलत हो जाएगा। यानी संगठित सेक्टर में कर्मचारियों को देश और उद्योग की प्रचलित परिपाटी के अनुसार मजदूरी मिलती है। उन्हें सरकार की नीतियों के अनुसार सामाजिक सुरक्षा भी प्रदान की जाती है, जैसे प्रोविडेंट फंड है, लीव एंटाइटलमेंट है, मेडिकल बेनिफिट्स हैं और इंश्योरेंस वगैरह, ये सब प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है आठवें का ए, केवल एक। नौवां प्रश्न है आपका, असंगठित सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, यहां कार्य से संबंधित नियमों का अभाव होता है। इस सेक्टर में छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने आदि आते हैं। असंगठित सेक्टर जिस सेक्टर में कोई सिस्टम नहीं होता और जहां अधिकतर कानून की अवहेलना होती है, उसे असंगठित सेक्टर कहते हैं। तो यहां पर आपका पहला वाला कथन सही है। यहां कार्य से संबंधित नियमों का अभाव होता है। इस सेक्टर में छोटे दुकानदार, छोटे कारखाने आदि आते हैं
और इस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को मूलभूत अधिकार भी नहीं मिलते हैं। वे लोग बहुत कम वेतन पर काम करते हैं और वह भी उन्हें समय पर कभी कभी नहीं मिलता है। और इस सेक्टर में काम करने वाले श्रमिकों को किसी भी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती है, अर्थात मेडिकल बेनिफिट है, इंश्योरेंस वगैरह, ये भी नहीं इन्हें प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर आपका सेकंड वाला कथन ये भी सही है। तो यहाँ पर आपका 1 और 2 दोनों ही कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 9 का सी, 1 और 2 दोनों। 10वां प्रश्न है आपका, सार्वजनिक सेक्टर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूछा गया है कौन सा कथन सही है। पहला है, इस सेक्टर में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनियां चलाई जाती हैं। इन्फोसिस सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी है। ठीक है, जिस सेक्टर में सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कंपनियां चलाई जाती हैं उसे सार्वजनिक सेक्टर कहते हैं। अगर हम आज़ादी के बाद अपने भारत की बात करें तो आज़ादी के बाद के शुरुआती दौर में भारत में बहुत गरीबी थी और उस जमाने में निजी जो उद्यमी हैं उनके पास पूंजी का अभाव था। तो ऐसे में सरकार ने अपने आप से कंपनियां खड़ी करने की ठानी, यानी सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां खड़ी करने की ठानी ताकि लोगों को रोजगार प्रदान किया जा सके। तो सरकार ने अपने शुरुआती दौर में अपने भारत में भी, यानी 1947 के बाद और 1991 से पहले तक अपने अधिकांश जितनी बड़ी कंपनियां थी सभी सार्वजनिक सेक्टर की कंपनियां थी। तो यहाँ पर आपका पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, इन्फोसिस सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी नहीं है। इन्फोसिस एक प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। सार्वजनिक सेक्टर की कंपनी में आपकी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड आ जाती है, सेल आ जाती है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन आ जाता है, ONGC आ जाता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड यानी भेल आ जाती है। तो यहां पर आपका केवल पहला वाला कथन सही है। तो आपका सही आंसर है 10 का A, केवल 1। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज की बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।